about the creation of cotton mill. अब एक आज जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इन द मिड ऑफ 19th century the industrialization has started, or the beginning of industrialization has taken place, but the pace of industrialization was slow even after that also. मतलब ये माना जाता है कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, उसके बावजूद भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस था वो स्लो था. तो कुछ ना कुछ तो कारण होंगे. इसमें क्या कारण थे उनको जानने के पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया तो उसमें जो सबसे पहले मेन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वो थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. क्योंकि कॉटन का डिमांड इंडस्ट्रियल मार्केट में बहुत और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा था. तो सबसे पहला जो इंडस्ट्री डेवलप हुआ वो कॉटन था. तो कॉटन एंड द मेटल इंडस्ट्रीज वेयर द मेन डायनेमिक इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन, एंड दे वर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज इनटू द इंग्लैंड और ब्रिटेन. यदि 1840 तक आप देखो तो कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो काफी डोमिनेट कर रही थी इंग्लैंड में और ब्रिटेन में. लेकिन आफ्टर 1840 जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी दैट वेर स्टार्टेड टेकिंग पेस बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज, और कॉलोनीज में भी रेल लाइन डाले जा रहे थे. तो इस कारण से 1940 तक आपका कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा था. लेकिन 1960 तक जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थे दैट हैज ओवरटेकन द कॉटन इंडस्ट्री. तो इससे ये चीज मालूम चलता है हमें कि पहले कॉटन इंडस्ट्रीज का कॉटन का डिमांड था, इस कारण से कॉटन इंडस्ट्री बहुत लग रहे थे. लेकिन उसके बाद कॉलोनाइजेशन होने लगा और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सब हुआ, तो उस कारण से स्टील और आयरन का कंजम्पशन बढ़ गया, और इस कारण से आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई संख्या में. दूसरी बात, चलो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे पहले, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थे जिसमें लेबर काम करते थे, मशीन्स के द्वारा काम नहीं होता था, उसका डोमिनेंस 19th सेंचुरी में भी था. अब वो क्यों था ये समझिए. उसका मेन रीजन ये था, एक बात तो क्लियर हो गया कि जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर नॉट रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कंप्लीटली, सो देयर मस्ट बी सर्टेन रीजन बिकॉज ऑफ विच द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैव नॉट रिप्लेस्ड द मशीन्स और द इंडस्ट्रीज. तो मशीन्स और इंडस्ट्रीज जो थे वो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थे उसको रिप्लेस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो मॉडर्न मशीन्स आ रहे थे दे वर वेरी कॉस्टली. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग वाज देयर इज लार्ज अमाउंट, क्यों महंगा था तो लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट वाज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश दिस इंडस्ट्रीज और नॉट. सो दैट्स व्हाई द इन्वेस्टर्स और जो मर्चेंट्स थे they were not ready to invest such a huge amount into machines. So that's why they were preferring the traditional industries or not. तो इसीलिए फैक्ट्रीज और मशीन्स आने के बावजूद भी वो पेस नहीं पकड़ रहा था और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे. आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब सवाल ये था कि slowly and gradually the pace of the change in the traditional industries has occurred because what happened, कॉटन इंडस्ट्री में स्टीम इंजन को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए. तो न्यू इन्वेंशन और स्मॉल इन्वेंशंस, इनोवेटिव इन्वेंशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, एंड दैट वर बेसिकली प्रोसीडिंग द प्रोडक्शन विद अ फास्टर रेट. जो छोटे छोटे इन्वेंशन थे जैसे फूड प्रोसेसिंग हुआ, पोएट्री मेकिंग हो गया, फर्नीचर मेकिंग हो गया, इनमें छोटे छोटे इनोवेशंस यूज होने लगे जिससे कि इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या घट जाएगी. तो इनसे ये प्रोडक्शन बढ़ने लगे थे. अब देखो, जैसे मैंने आपको एक बात कही कि जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी था उसमें मशीन्स आने लगी थी,
लेकिन मशीन के आने के बावजूद भी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी दैट वाज नॉट कंप्लीटली रिप्लेस्ड। उसके मैंने रीजन बताए थे। एक रीजन मैंने बताया था कि जो न्यू टेक्नोलॉजी और मशीन्स थे दे वर वेरी कॉस्टली एंड दैट इज ह्यूज अमाउंट मनी इज नॉट the merchants were not ready to invest such a huge amount of money into these machines। ठीक है। इसके अलावा जो मशीन if they get broken down the person who will be repairing is very difficult to find out, क्योंकि नए नए मशीन्स बने थे और रिपेयरिंग के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बहुत कम नंबर में थे, so their availability is also very less, so those who have even set up the machines also, so what was happening, if something was broken down then they have to wait for the repairers to correct the machine। तो वो भी जो दूसरे थे अब वो भी देख रहे थे तो they were not ready to take the machines। इसके अलावा जो मशीन्स थे जितना इन्वेंटर्स दावा कर रहे थे कि उनकी मशीन्स इफेक्टिव है उतनी मशीन भी इफेक्टिव नहीं थी। तीसरा रीजन भी समझ में आ गया। और चौथा रीजन था कि उस समय पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो चीप लेबर वाज अवेलेबल। तो जब चीप लेबर अवेलेबल है तो मशीन्स खरीदने की जरूरत क्या है, हम उन लेबर से ही काम नहीं करवा लेंगे तो उतना पैसा इन्वेस्ट करें मशीन्स कर दें। उससे तो अच्छा है कि चीप लेबर भी चीप है तो उन्हीं से काम करवा लें। तो इन चार रीजनों के कारण द पेस ऑफ द मशीन इन द मिड 19th century वाज वेरी स्लो। है समझ में? तो ये रीजंस लिख सकते हो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द केस ऑफ स्टीम इंजन। देखिए जेम्स वॉट वाज द पर्सन हु कंसीडर्ड एज इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन, लेकिन एक्चुअल में जो जेम्स वॉट था उसने स्टीम इंजन फाइंड आउट नहीं किया था। न्यू कोमैन एक आदमी था। तो न्यू कोमैन वाज द पर्सन हु फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटेड द स्टीम इंजन and if one of his friend was a industrialist Matthew, उसने वो न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किया कि भाई देख इसको चलाकर कि ये काम करता है ठीक से या नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसमें फिर मॉडिफिकेशन जेम्स वॉट ने भी किया और फिर उसको पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे जेम्स वॉट ने। तो वो मशीन जेम्स वॉट के नाम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो इसीलिए हम आज बात करते हैं कि स्टीम इंजन किसने फाइंड आउट किया था, तो जेम्स वॉट। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ तो समझ में आ गया। अब देखो इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century यदि हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 321 स्टीम इंजन वॉल अवेलेबल इनटू द इंग्लैंड। ब्रिटेन के अंदर 321 स्टीम इंजन थे जिसमें से 80 केवल कॉटन इंडस्ट्रीज में थे। इसके अलावा 9 जो थे वो वूल इंडस्ट्री में थे एंड रेस्ट वर इन द माइनिंग, प्रोसेसिंग और कैनाल वर्क में, आयरन वर्क में, इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। तो इससे ये मालूम चलता है कि शुरुआत बिगिनिंग ऑफ द 19th century में कॉटन का कितना ज्यादा डिमांड था, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उसकी फैक्ट्री उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो इससे ये हमें मालूम चलता है कि जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, वो मेनली शुरुआत में कॉटन इंडस्ट्री की थी, बाद में इट वाज टेकन ओवर बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब सवाल यहाँ पर यह था कि मैनुअल लेबर्स एंड स्टीम इंजन आ गया उस 19th century में। उसके बावजूद भी जो प्रोड्यूसर, मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स थे, they were preferring workers rather than the machines। in the mid 19th century, शुरुआत की बात हमने कर लिया। in the mid of the 19th century the merchants जो थे they were preferring workers and not the machines। उसे कुछ तो कारण होंगे। सबसे पहला कारण यह था there was no shortage of वर्कर्स ना लार्ज नंबर में अवेलेबल थे, इजीली अवेलेबल थे, तो वो मशीन में क्यों इन्वेस्टमेंट करे, फालतू में पैसा क्यों लगाए, एक चीज। दूसरी बात, जो पुअर पीजेंट्स और फार्मर्स थे, बिकॉज द फार्म जो लैंड थे ओपन लैंड्स, सो दैट वाज श्रिंकिंग। ओपन लैंड श्रिंक कर रहा था क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था लैंड पे कब्जा बढ़ रहा था और लैंडलॉर्ड जो बचे हुए ओपन लैंड्स थे उन पे कब्जा कर लिया था। तो सिंस द लैंड वाज श्रिंकिंग, सो द पुअर पीजेंट्स एंड द फार्मर्स वर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू द सिटीज और नॉट। सो
these merchants were getting lot of laborer at a very low wages or not. तो इसलिए they were not ready to establish the machines, rather they were preferring the workers. जैसे जो पुअर पीजेंट्स थे और फार्मर्स थे, क्योंकि गांव में जो लैंड्स था वो श्रिंक कर रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और जो ओपन लैंड्स था उनपे लैंडलॉर्ड्स कब्जा कर रहे थे, ठीक है। तो जब लैंड श्रिंक कर रहा होगा तो उनके जो रोजमर्रा की जरूरत है वो उससे फुलफिल नहीं हो रही होगी, वो छोटे मोटे लैंड से, तो वो माइग्रेट किधर करेंगे? सिटीज में, ताकि वहां पर वो जॉब करके और कुछ पैसे अर्न कर सके, ठीक है। तो क्योंकि लार्ज अमाउंट में लेबरर्स, जो पुअर वर्कर्स और फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनका माइग्रेशन बढ़ा था और सिटीज में ही इंडस्ट्रीज थे, मर्चेंट्स थे, तो उनको इजीली अवेलेबल था वर्कर्स, तो मशीन में पैसे क्यों लगाए? वो वर्कर कम में वो काम कर लेंगे, ठीक है। तुम बताओ। सप्लाई ऑफ वर्कर was more as compared to demand. जितनी डिमांड थी वर्कर की उससे ज्यादा सिटीज में वो आ रहे थे। तो जब ज्यादा आएंगे, जब सप्लाई ज्यादा होगा, so they will be available at low wages or not? So they were available at low wages. Because of that also the merchants were not ready to buy the machines. इसके अलावा machine was requiring a huge capital investment or not? So that was also one of the reason. इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज थे कॉमनली दे वर सीजनल, एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम होते थे और उसके बाद वो काम रुक जाता था। तो जैसे मान लीजिए लेबरर्स जो थे उनको उस पर्टिकुलर सीजन पे वो काम करवाएंगे, फिर उनको पैसे वो नहीं देंगे, वेजेस नहीं देंगे क्योंकि काम नहीं कर रहे हैं। फिर जब सीजन स्टार्ट होगा तो फिर उसको वो पैसे देने शुरू कर देंगे, काम करेंगे। लेकिन यदि मशीन खरीद लेते हैं तो मशीन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? यदि आप मेंटेन नहीं करते हो तो वो सीजनल वर्क जो है वो उस पर्टिकुलर सीजन में मशीन ही काम नहीं करेगा। तो even the work was not going on, the maintenance or huge maintenance charge was required for the machines, and because of which the merchants were not ready to invest such a huge amount when their work is also not going, ठीक है। तो इसीलिए they were preferring the laborers rather than the machines। आया समझ में? अब एक बात समझिए, इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज थे they were producing the यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। उसमें जो प्रोडक्शन वो लार्ज स्केल में होगा, लेकिन एक तरह का होगा या उनमें वैरायटी आएगी? वैरायटी कैसे आ जाएगी? यदि एक मशीन है, एक कप बना रहा है तो सारे कप एक जैसे वैरायटी आ जाएगा, एक जैसे होंगे ना। लेकिन जो लेबर्स बनाएंगे तो उनमें वैरायटी होगी, तो वैरायटी होगी और मोर कन्फाइनमेंट होता था, वो ज्यादा अच्छे देखने में और डेकोरेटिव हुआ करते थे, तो उनकी डिमांड ज्यादा थी एज कम्पेयर टू दिस मशीन्स। तो इस कारण से जो मशीन वाले तो सब एक्सपोर्ट कर दिया जाता, वहां पे जो मेनली डिमांड थी वो हैंडमेड वाली चीजों की थी। तो इसलिए क्योंकि उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा खत्म नहीं हो रही थी, तो इसीलिए जो मर्चेंट्स थे दे वर फुलफिलिंग दोस डिमांड और नॉट। अब एक बात और समझो, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, मतलब हाई क्लास फैमिली जिसे कहते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो एक ऐसे चीज को पहने जो सभी लोग पहन रहे हो, वो कुछ डिफरेंट सा, यूनिक सा। और वो उस समय आएगा जब वो वर्क एक इंडिविजुअल आदमी ने कर रखा होगा, क्योंकि दोबारा वो करेगा तो वो सेम टाइप का वर्क नहीं करेगा, कुछ अलग करेगा। तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो रिच पीपल्स थे, दे वर डिमांडिंग द मैनुअल वर्क रादर देन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इस कारण से, और वो उसके लिए ह्यूज प्राइस भी देने के लिए रेडी थे। तो इसीलिए जो मशीन मेड गुड्स थे दैट वर नॉट in much demand in the landlords and the rich peoples. So these machine made goods were only started exported into the international market, and the goods which was sold there for the rich people and landlords were mainly of the man-made or not. तो इस कारण से भी जो इंडस्ट्रीज मशीन्स थे that were not replacing the traditional industries। आया समझ में? तो ये रीजंस लिख सकते हो। yes, एक तो रिच लैंडलॉर्ड्स का डिमांड अलग था, रिफाइनमेंट वर्क चाहते थे।
जो प्रोडक्ट बनता था मशीन के अंदर वो स्टैंडर्डाइज और लो क्वालिटी के होते थे एज कॉम्पेयर टू हैंडमेड गुड्स। जो लेबरर्स थे उनकी मतलब जो सप्लाई थी वो ज्यादा थी, तो लो वेजेस में भी काम करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा सीजनल वर्क था, सीजनल वर्क में मशीन की मेंटेनेंस चाहिए होता है, लेकिन लेबरर्स को कोई वर्क देने की जरूरत नहीं है, वेजेस देने की जरूरत नहीं है जब वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, तो ऑल दिस रीजंस वेयर देयर for what? For dominating the traditional industries and not replaced by and that was not replaced by the machines. ठीक है, तो ये लिख सकते हो? Yes sir. अब एक बात समझो, एक बात क्लियर हो गई कि मिड 19th सेंचुरी तक डोमिनेट कर रहे इंडस्ट्रीज जो थे वो आने बहुत तेजी से शुरू हो गए थे। इन द लेट 19th सेंचुरी इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप हो गए और इस कारण से जो वहां पे रहने वाले वर्कर्स थे उनके लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं? तो वी विल बी टॉकिंग नेक्स्ट अबाउट द लाइफ ऑफ द वर्कर्स were involved into the industrialization। जो इंडस्ट्रियल वर्क में लेबर इन्वॉल्व थे उनकी क्या कंडीशन थी? जैसा मैंने आपको कहा, मोर लेबर एज कंपेयर टू डिमांड और नॉट, तो जितना लेबर की सप्लाई, ज्यादा लेबर की सप्लाई थी देन डिमांड, सो व्हाट वाज हैपनिंग, द लेबर्स वेर रेडी टू वर्क इवन एट लो वेजेस और नॉट, कम पैसे पे भी काम करने के लिए वो तैयार थे, बिकॉज एवरीवन वाज नॉट गेटिंग द जॉब, बिकॉज जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा सप्लाई हो रही थी, तो सभी को जॉब नहीं मिलेगा। इस कारण से दे वर इवन रेडी टू वर्क एट द लो वेजेस और नॉट। और जब लो वेजेस पे करेंगे तो उनकी कंडीशन जो होंगी वो खराब होगी या अपलिफ्ट होगा? खराब हो जाएगा। सो द कंडीशन वाज डिटोरिएटिंग इनटू द वर्कर्स। एक चीज समझ में आ गया। दूसरी बात, जैसा मैंने अभी कहा, मशीन क्यों नहीं लगाए थे? क्योंकि सीजनैलिटी ऑफ वर्क था। तो ये जो सीजन ऑफ वर्क है, दैट वाज आल्सो अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ द वर्कर्स, बिकॉज दे वर गेटिंग जॉब ओनली इन ए पर्टिकुलर सीजन एंड next season when the work was not there, so most of them used to migrate to their countryside, but in a कुछ तो माइग्रेट कर जाते थे, लेकिन एक बड़ा ग्रुप जो था वो वहीं रहता था, और जो पैसे उन्होंने बचा रखे थे काम के समय, तो वो जिस सीजन में काम नहीं होगा उस सीजन में उस पैसे को खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इससे उनके पास जो सेव्ड मनी थी वो भी खर्च हो गई, तो कंडीशन और डिटोरिएट होगा कि वैसे रहेगी? वो और डिटोरिएट करेगी। इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी एज कंपेयर टू डिमांड, तो जो मर्चेंट्स थे दे फिक्स्ड ए लो वेज फॉर द लेबरर्स और नॉट, तो उन्होंने लो वेज फिक्स कर दिया। और उसी समय इन द लेट 19th सेंचुरी वॉर छिड़ गया, नेपोलियन वाला, ठीक है, और उस कारण से जब 20th सेंचुरी आया, बिगिनिंग ऑफ द लेट 19 एंड बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, तो नेपोलियन का वॉर छिड़ गया, और वॉर छिड़ गया तो उससे क्या हुआ, जो वेजेस थे वो और गिर गए। वॉर छिड़ गया तो क्या हुआ, वेजेस और गिर गए, तो इससे कंडीशन विल डिटोरिएट ऑफ द वर्कर्स और नॉट। इसके अलावा क्योंकि वॉर छिड़ गया तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज all over the world or not, and a depression started into the world economy। world economy में डिप्रेशन आना शुरू हो गया। आया समझ में? Yes sir. अब ये जब सारा काम हो रहा था, उसी समय एक स्पिनिंग जेनी मशीन इंट्रोड्यूस किया गया। और जैसे वहां पहले क्या था, ये तो शहर की बात चल रही थी, गाँव में जो ऊल्स हुए करते थे, ऊल, तो जो लेडीज वहां की हुआ करती थी वो ऊल्स को स्टैबल करके निकाल कर और उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया करती थी, ठीक है। और उसी समय एक मशीन इंट्रोड्यूस हुआ, स्पिनिंग जेनी। वो मशीन थ्रेड में ऊल्स को थ्रेड में कन्वर्ट कर देती। अब देखो, जो टाउन और सिटी थी, उनमें लेबरर्स जो थे वो अनएम्प्लॉय हो रहे थे। यहाँ मशीन इंट्रोड्यूस होने से औरतों को ये खतरा मंडराने लगा
कि वो भी जो काम कर रही थी वो काम भी उनसे छिन जाएगा। तो ये बात जब औरतों को, द वुमेन्स ऑफ द विलेज को मालूम चला, वो वर इन्वॉल्व्ड इनटू स्टैबलिंग एंड स्पिनिंग of the wool, so they were started attacking to those places where the spinning jenny was introduced or not. Yes. तो क्वेश्चन आता है, why the women of the villages were attacking over the spinning jenny? Because with the introduction of the spinning jenny, the condition of women is going to be deteriorated, and they thought that they will become unemployed. The chance of unemployment was becoming more. So, seeing this fear, the women started attacking over this spinning jenny or not. कि यदि स्पिनिंग जेनी को हम तोड़ देंगे तो फिर तो काम हमें को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए women were not ready to introduce the spinning jenny into the villages for establishing and for converting into the trade. तो ये सारी चीजें जो थी अब वो गांव में भी चलने शुरू हो गए थे। जो क्वेश्चन में था, why the women of the countryside were attacking on the spinning jenny, that you understand or not? Yes, sir. Because they were having the fear that they will become unemployed, and because of that they were attacking on the spinning jenny which was introduced by the merchants or not. तो ये रीजंस थे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब इंडस्ट्री जो थी वो यूरोपियन कंट्रीज में काफी आ चुकी थी। तो बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इनटू द कॉलोनीज, क्योंकि मार्केट के सर्च में वो निकल चुके थे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, और वहां पर जाके उन्होंने जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, तो उनको उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हुआ क्या, जब यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की उनके पास जगह नहीं रही, सो दे विल गो इन द सर्च ऑफ अदर प्लेसेस और नॉट। सो दे स्टार्टेड चूजिंग द कॉलोनीज वेयर दे कैन सेट अप देयर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे द हाउ द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेडेड इनटू द कॉलोनीज। एक बात समझो, जैसे कि मैंने आपको कहा शुरुआत में कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी। उसी तरीके इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में भी शुरुआती स्टेज में, बिकॉज इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो सबसे पहले आई, और एक के बाद एक जो प्रोड्यूसर थे इंटरनेशनल मार्केट के, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इनटू द इंडियन कॉलोनीज। अब क्या था, बिफोर द अराइवल ऑफ द आउटसाइडर्स, जो बाहर से आ रहे थे, ठीक है, जो ट्रेडर्स थे, दे वर हैंडलिंग द इंडियन मर्चेंट और नॉट, इंडियन मर्चेंट्स। अब क्या हुआ, ये बेसिकली द होल प्रोसेस ऑफ ट्रेड वाज इन्वॉल्विंग द 3 स्टेप्स। जैसे ब्रिटिशर्स जो थे, दे स्टार्टेड कमिंग इनटू द कॉलोनी,